Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 7th chapter, Bill of Exchange. Before starting with today's lecture, let me give you a brief about previous lecture. We learned three things. The first was the calculation of due date. Second is what do we mean by honoring and dishonoring of the bill. And the third was the basic journal entry of Bill of Exchange. So on this note, let's start with today's lecture. अच्छा guys, जब ड्रॉअर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है ड्यू डेट तक, तो उसके पास चार ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखे. सेकेंड ऑप्शन इज़ वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे दे डिस्काउंट करने के लिए. थर्ड ऑप्शन इज़ वो एंडोर्समेंट कर दे बिल ऑफ एक्सचेंज का. या फोर्थ ऑप्शन इज़ वो बैंक को दे दे कलेक्शन के लिए. फर्स्ट ऑप्शन तो हम समझ गए और उसका जर्नल एंट्रीज देख लिया कि अगर वो उसके पास रहेगा ड्यू डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी, चाहे बिल ऑनर हो जाए या डिसऑनर हो जाए. अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 में क्या होता है. दैट मीन्स डिस्काउंट ऑफ द बिल और एंडोर्समेंट ऑफ द बिल क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए फेज 1 तो अपना नॉर्मल दो पार्टीज है, मिस्टर ए मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स किया है. समझो 1 जनवरी को क्रेडिट सेल हुआ है फॉर 1000 रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. ठीक है. फिर मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, मिस्टर बी को दिया, राइट. और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करके बिल ऑफ एक्सचेंज वापस दे दिया मिस्टर ए को. तो इस सिनेरियो में मिस्टर ए था अपना ड्रॉवर और मिस्टर बी हो गया ड्रॉई. अच्छा, फिर ड्यू डेट आएगा 1 फेब को. 1 फेब को क्या होगा नॉर्मल सिनेरियो में कि 1 फेब को मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाएगा, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा कि मेरे पास आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपको मुझे पे करना है 1000 रुपीज़. और 1 फेब को मिस्टर बी मिस्टर ए को वापस से 1000 रुपीज़ मनी कैश दे देगा. ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो. अच्छा गाइस, ये याद रखना, ड्रॉवर या फिर द पर्सन हु हैज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सबमिट करे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को और फिर ड्रॉई पेमेंट देगा. ड्रॉई खुद आके कभी नहीं बोलेगा चलो 1 फेब आ गया, मेरे को मिस्टर ए को पे करना है, चलो मैं उनको देख के आता हूँ. ऐसा कभी नहीं होगा. 1 फेब को रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर ए का या जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका, कि वो ड्रॉई के पास जाए और पैसा मांगे. ठीक है. चलो, तो अभी फर्स्ट फेज़ तो समझा हमें. अब सेकेंड फेज़ में अब थोड़ा चेंजेस क्या आता है. हमारा ड्यू डेट था 1 फेब. अभी 15 जनवरी समझते हैं. 15 जनवरी को अर्जेंट नीड आ गया मिस्टर ए को मनी का कि मिस्टर ए को आज ही 1000 रुपीज़ चाहिए. बट मिस्टर बी तो 1000 रुपीज़ 1 फेब को देने वाला है, अभी नहीं देने वाला है. तो 15 जन को मिस्टर ए क्या करता है, सोचता है चलो ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 फेब को मिस्टर बी मुझे 1000 रुपीज़ देने वाला है. वो डॉक्यूमेंट मैं बैंक के पास लेके जाता हूँ और बैंक को बोलता हूँ आप मुझे अभी पैसा दे दो, आप 1 फेब को बी से पैसा ले लेना. ये एक्सेप्टेबल है. तो ये जो चीज़ कर रहा है मिस्टर ए, जब बैंक को पैसा डॉक्यूमेंट देता है और बैंक फिर मिस्टर बी से कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. तो क्या हो जाएगा, देखो ए डिस्काउंट करने जाता है बैंक के पास, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाता है, वो बिल रिसीवेबल का डॉक्यूमेंट है ना, वो लेके जाएगा वो, और बैंक मिस्टर ए को पैसा दे देगा. बट वो फुल 1000 रुपीज़ नहीं देगा क्योंकि वो 15 डेज़ पहले आपको पे कर रहा है ना, तो कुछ तो डिस्काउंट काटेगा. तो वो समझो फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट काट के 900 आपको दे देता है. ठीक है. फिर फेज़ 3 पे 1 फेब. अब फिर 1 फेब को क्या होगा, 1 फेब को बैंक जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अब वो बी के पास जाए और पैसा मांगे. तो बैंक 1 फेब को बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बी के पास जाएगा और बी बैंक को पैसा दे देगा. बट अब इस बार बी बैंक को फुल 1000 रुपीज़ देगा. तो ये पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक ने कमा लिए 100 रुपीज़. तो उसका वो जो डिस्काउंट होता है वो होता है अर्निंग्स ऑफ द बैंक. चलो वापस से देखते क्या हुआ. फर्स्ट सिनेरियो में फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, ए और बी ट्रांजैक्शंस में आए, क्रेडिट सेल हुआ और 1000 रुपीज़ का था, 1 मंथ के लिए था, 1 जनवरी को हुआ. ठीक है. मिस्टर ए ने जो ड्रॉवर है, जो क्रेडिटर भी है जिसने सेल्स किया है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बी को दिया. तो बी बन गया अपना ड्रॉई मतलब डेटर और ए बन गया अपना ड्रॉवर. फिर फेज़ 2 में नॉर्मली क्या होता था कि ए पैसा लेने जाता था और बी दे देता था 1 फेब को ड्यू डेट को. बट अभी हम डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल समझ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होगा
ए जाएगा बैंक के पास, बीच में कभी भी जा सकता है, 1 जनवरी से लेके 1 फेब तक वो कभी भी जा सकता है बैंक के पास जब भी उसको ज़रूरत है पैसों की। तो ए जाता है बैंक के पास, वो बोलता है प्लीज़ आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लीजिए, मुझे उसके बदले कैश दे दीजिए। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल उसका डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है और पैसा ले लेता है। बट उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, उसको ऑन डिस्काउंट मिलता है, उसको 10% 15% जैसा भी होता है, जैसा भी बैंक का पॉलिसी, उतना पैसा कम मिल के पेमेंट मिल जाता है। फिर फेज़ 3 में क्या होता है, हमें एक गोल्डन रूल याद रखना है, जिसके पास भी बिल रिसीवेबल है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ड्रॉई के पास जाएगा और पेमेंट लेगा ड्यू डेट पे। तो अभी फ़िलहाल इस सिनेरियो में बैंक के पास बिल रिसीवेबल था लास्ट में, तो वो ड्यू डेट में जाएगा बी के पास, उसको प्रेजेंट करेगा कि देखो आपका बिल रिसीवेबल मेरे पास है, और बी बैंक को वापस पैसा दे देगा और वो देगा फुल पेमेंट 1000 रुपीज़ पूरा। ये पूरे ट्रांजैक्शन में ए को 900 रुपीज़ मिला, बैंक को 100 रुपीज़ मिला और मिस्टर बी ने 1000 रुपीज़ पेमेंट किया। तो आप लोग सोच रहे होगे यार ए का तो नुकसान हो गया, उसने ऐसा क्यों किया? बट ए को अर्जेंट नीड ऑफ मनी था ना, 1 फेब को पैसे मिल रहा था उसको, बट उसको 15 जनवरी को ही पैसे चाहिए थे। तो अब थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए, तो फिर थोड़ा तो नुकसान बेयर करना पड़ेगा। और मिस्टर बी ने तो प्रॉमिस किया है कि वो 1 मंथ के बाद ही पैसा देगा, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट हो चुका है, तो वो पैसे जल्दी तो देगा नहीं, इसलिए ए ने डिस्काउंट करा दिया बैंक के पास जाके बिल रिसीवेबल उसका। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं डिस्काउंट। चलो क्वेश्चन देखें। राहुल ड्रॉस अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹15,000 ऑन अप्रैल 2019। चलो कौन ड्रॉवर कौन हो गया? राहुल ड्रॉस करता है, मतलब राहुल हो गया ड्रॉवर, अतुल हो गया ड्रॉई, अमाउंट ऑफ बिल हो गया 15,000 और पीरियड ऑफ बिल हो गया अप्रैल। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बिल। पेबल आफ्टर 4 मंथ्स, तो मेरा ड्यू डेट क्या आएगा? टेन्योर आ गया 4 मंथ्स का और ड्यू डेट आएगा अप्रैल के बाद 4 महीना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केस। ओके, द बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, अभी मुझे पता चल गया है कि राहुल ने बिल डिस्काउंट किया है बैंक के पास जाके 10% पर एनम के रेट में। तो अभी ये जो डिस्काउंट ऑन द बिल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट जो 10% दिया है रेट, इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स। अनएक्सपायर्ड मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएक्सपायर्ड। अगर फर्स्ट डेट पे, जैसे हमारे एग्जाम्पल लेते हैं पहले ए और बी का, ए ने 1 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया था 1 जनवरी को। 15 जनवरी को ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था बैंक के पास जाके, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ? 15 जनवरी से लेके 1 फेब, मतलब 15 डेज ही। ठीक है, चलो डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल, वो 15,000 है, रेट 10% दिया हुआ है, अनएक्सपायर्ड मंथ्स, इसमें पूरा 4 महीना कुछ बोला नहीं है, इसलिए पूरा 4 महीना हम अनएक्सपायर्ड मंथ्स लेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 4/12 का आंसर आता है ₹500, और हम लिखेंगे द बिल वॉज विद द बैंक फॉर 4 मंथ्स। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेम क्वेश्चन है, राहुल वापस से ड्रॉवर है, उसने अतुल के ऊपर बिल ड्रॉ किया है 15,000 का ऑन अप्रैल 2019, पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। सेम है, राहुल ड्रॉवर हो गया, अतुल ड्रॉई हो गया, अमाउंट ऑफ द बिल 15,000 हो गया, डेट ऑफ द बिल अप्रैल 2019 हो गया, टेन्योर हो गया 4 मंथ्स का और ड्यू डेट आ जाएगा आफ्टर 4 मंथ्स का। चलो, द बिल वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 जून। तो जून को ये हो रहा है बिल डिस्काउंट। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड, अपना फॉर्मूला क्या है, अनएक्सपायर्ड पीरियड चाहिए रहता है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड इस केस में क्या हो गया? पूरा जून जुलाई, क्योंकि अप्रैल से किया है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का पीरियड था। अप्रैल और मई में तो मेरे पास पड़ा था, राइट, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए बैंक के पास पड़ा था, अनएक्सपायर्ड पीरियड सिर्फ 2 मंथ्स था, पूरा जून पूरा जुलाई। तो इसमें डिस्काउंट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ द बिल इज़ 15,000, रेट है 10%, अनएक्सपायर्ड पीरियड होगा सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स, क्योंकि बैंक के पास सिर्फ 2 मंथ्स के लिए बिल था। इजी। तो आंसर आ जाता है ₹250। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। अभी है शिवम ड्रॉज अ बिल ऑन गणेश ₹21,900
ऑन 15 मई 2019। चलो, शिवम हो गया ड्रॉवर, गणेश हो गया ड्रॉई, अमाउंट ऑफ द बिल हो गया 21,900 और डेट ऑफ द बिल हो गया 15 मई फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अभी लास्ट 2 सिनेरियोज में हमने देखा मंथ्स दिख रहा था, अभी इधर 60 डेज हो गया है। तो जब मंथ्स आता है तो अनएक्सपायर्ड पीरियड को हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स तो 12 होता है। अभी हमें डेज दिया है तो हम 365 डेज ले लेंगे, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज। तो चलो, 2019 लीप ईयर नहीं था, नॉर्मल ईयर था, तो 365 डेज आएगा। ही डिस्काउंट्स द बिल ऑन द सेम डे विद द बैंक एट द रेट ऑफ 8%। चलो, डिस्काउंट कर दिया उसने बैंक सेम डे पे, ठीक है। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड मेरा पूरा 60 डेज ही रहेगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, अमाउंट ऑफ द बिल इज डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय 365, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टेन्योर दिया है डेज में। तो जब टेन्योर डेज में होता है तो हम डिवाइड करते हैं 365 से, और अगर टेन्योर मंथ्स में होता है तो हम डिवाइड करते हैं 12 से। परफेक्ट, ठीक है। तो आंसर सब्सटीट्यूट करते हैं, 21900 21,900 इंटू 8/100 बिकॉज 8% का इंटरेस्ट रेट था, इंटू 60 डिवाइड बाय 365, और आंसर आता है ₹280। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुद ट्राई करते हैं। पंकज ड्रॉ अ बिल ऑन संजय फॉर ₹25,620 ऑन 1 March 2020। तो पंकज हो गया ड्रॉवर, एग्जैक्टली, संजय हो गया ड्रॉई, अमाउंट ऑफ बिल हो गया 25,620, डेट ऑफ बिल हो गया 1 March 2020, ठीक है, फॉर 90 डेज। अब ये 90 डेज क्या हो गया अपना टेन्योर, राइट। ही डिस्काउंट्स द बिल ऑन द सेम डे, सेम डे पे डिस्काउंट किया है तो फिर पूरा टेन्योर ऑफ द बिल अपना अनएक्सपायर्ड पीरियड हो जाएगा। अनएक्सपायर्ड पीरियड याद है, विद द बैंक ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है 10% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अपना पहले फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल, जो अपने केस में है 25,620 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना दिया है 10%, 10 अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड डेज। अनएक्सपायर्ड डेज मेरा कितना है 90 डेज है, राइट। पूरा का फर्स्ट डे पे ही बिल डिस्काउंट हो गया था, तो पूरा 90 डेज मेरा अनएक्सपायर्ड है, डिवाइड बाय 366। 366 क्यों, 2020 इज अ लीप ईयर, तो 2020 लीप ईयर है तो हम डिवाइड करेंगे 366 से। लीप ईयर याद रखना। चलो, इसका आंसर क्या आता है 630 रुपीज़, और हम लिख देंगे 2020 इज अ लीप ईयर, देयरफॉर 366 डेज। समझा। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल जर्नल एंट्री तो देख ली थी, अब हम डिस्काउंटिंग की जर्नल एंट्रीज क्या आती है वो समझते हैं। चलो, फेज़ 1 में देखते हैं पहले। फेज़ 1 में तो क्रेडिट सेल्स नॉर्मल, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बी को, वो भी नॉर्मल, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया ए ने, वो भी नॉर्मल। तो क्या अपनी फर्स्ट एंट्री जो क्रेडिट सेल की एंट्री होगी और सेकेंड एंट्री जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा वो डिफरेंट होगा? नहीं। In the books of drawer, that is Mr. A, and in the books of drawee, that is Mr. B, उसके सिनेरियो में हमेशा फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री हमेशा सेम रहेगी, चाहे डिस्काउंटिंग हो जाए बिल, चाहे एंडोर्स हो जाए, चाहे नॉर्मल हो जाए, ऑनर हो जाए, डिसऑनर हो जाए, कुछ भी हो, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री तो सेम रहेगी ना। क्रेडिट सेल्स की एंट्री, और बी के बुक्स में क्रेडिट परचेज की एंट्री, और ए में बिल रिसीवेबल की तो बिल रिसीवेबल की एंट्री, और बी में बिल्स पेएबल की एंट्री। क्लियर। अब थर्ड एंट्री से हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। हमारे फेज़ 2 में देखते हैं कि मिस्टर ए ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया डिस्काउंट के लिए, और बैंक ने उसको पैसे दिया। तो इसमें कहीं भी मुझे मिस्टर बी का रोल दिख रहा है? मिस्टर बी के बुक्स में कुछ आना चाहिए? नहीं, मिस्टर बी के बुक्स में कुछ नहीं आएगा। अगर मिस्टर ए ने बैंक को डिस्काउंट के लिए दिया, एंडोर्स के लिए दिया, कुछ भी किया, मिस्टर बी के बुक्स में कुछ नहीं आएगा। मिस्टर ए के बुक्स में बैंक आएगा, तो उसको मनी इज़ कमिंग इन आएगा, तो कैश क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल इज़ गोइंग आउट हो जाएगा, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। अब फेज़ 3 में देखते हैं। फेज़ 3 में मिस्टर ए कहीं भी दिख रहा है हम लोग को, बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज बी को देगा, बी पैसा बैंक को देगा, तो मिस्टर ए का तो कोई रोल ही नहीं है। मिस्टर ए का रोल तो फेज़ 2 में ही ख़त्म हो गया, उसको तो पैसे मिल गए।
तो फेज़ 3 में ये मिस्टर ए के बुक्स में कुछ नहीं आएगा, मिस्टर बी के बुक्स में जो नॉर्मल एंट्रीज आती है वही आएगी। मिस्टर बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बैंक को पैसा दे या फिर वो मिस्टर ए को पैसा दे, उसके बुक्स में से तो सिर्फ पैसे जा रहे हैं और बिल पेएबल जा रहा है, राइट। तो बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा उसका और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जर्नल एंट्रीज फिर से देख लेते हैं कि कैसे आएगी। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। फर्स्ट कॉलम में ट्रांजैक्शंस है, बीच वाले कॉलम में ड्रॉअर का बुक है मिस्टर ए का, और थर्ड कॉलम में बुक्स ऑफ ड्रॉई दैट इज मिस्टर बी का बुक्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ड्रॉअर डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक। अच्छा, ये लोग ने है ना फर्स्ट और सेकेंड एंट्री को मर्ज कर दिया है, हम अपने एग्जाम में मर्ज नहीं करेंगे। ये लोग का एंट्री देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे मर्ज हुआ। इनके एंट्री में लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारा सेल्स हुआ था 1000 रुपीज़ का, तो टू सेल्स तो 1000 हमें समझ गया। बैंक से हमें ए को मिला था 900 रुपीज़, तो वो 900 लिख के आएगा, और डिस्काउंट की तरफ से मिस्टर ए ने दिया था 100 रुपीज़, तो वो 100 रुपीज़ लिख के आएगा। बट नॉर्मली हम कैसे करेंगे, पहले हम सेल्स क्रेडिट सेल्स का एंट्री लिखेंगे, हमारा फर्स्ट एंट्री विच विल बी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करने का, तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट। और फिर थर्ड एंट्री में हम लिखेंगे कि हम वो बिल रिसीवेबल बैंक को देंगे, तो हम लोग का कैश इज कमिंग इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम ऐसे 3 डिफरेंट एंट्रीज दिखाने वाले हैं, ये लोग ने अपने कन्वीनियंस के लिए मर्ज कर दिए वो तीनों एंट्रीज, ठीक है। और क्रेडिटर्स के बुक में तो मतलब डेटर के बुक में, बी के बुक में तो वही रहेगा परचेज टू क्रेडिटर और बिल्स पेएबल वाला एंट्री। परफेक्ट। चलो सेकेंड देखते हैं, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अभी इसमें भी ऑनर का, इसमें भी डिस्काउंट करने के बाद भी मिस्टर बी के केस में ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है। अगर उसके पास पैसे है तो वो ड्यू डेट पे कर देगा, अगर पैसे नहीं है तो वो ड्यू डेट पे नहीं करेगा। तो अगर ड्यू डेट, सो गाइस फेज़ 1 और फेज़ 2 ख़त्म हो गया, बिल क्रेडिट सेल्स हो गया, बिल ड्रॉ कर दिया, फिर ए बैंक के पास चला गया डिस्काउंट करने के लिए, 2 फेजेस ख़त्म। अब मेरा थर्ड फेज़ आता है डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। देखो जो बिल है थर्ड फेज़ में क्या होता है, मिस्टर बी पेमेंट करेगा। अब मिस्टर बी पेमेंट करता है तो ऑनर हो जाएगा बिल, और अगर मिस्टर बी नहीं पेमेंट करता है तो डिसऑनर हो जाएगा बिल। तो ऑनर की एंट्री देख लेते हैं। अच्छा, मैंने बोला था फेज़ 3 में मिस्टर ए तो कहीं भी पिक्चर में नहीं है, हमारे ट्रांजैक्शन में भी मिस्टर ए तो दिख ही नहीं रहा था, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ नो एंट्री, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा ले चुका है फेज़ 2 में। तो फेज़ 3 में नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बिल्स पेएबल टू कैश, जो नॉर्मल उसकी एंट्री होती है। देखो गाइस, क्रेडिटर के डेटर के बुक में, मिस्टर बी के बुक में चेंजेस नहीं होंगे कुछ भी, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर ए वो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बैंक को देता है या थर्ड पार्टी को देता है या खुद रखता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बस इतना पता है कि उसने परचेज़ किया है, उसने बिल्स पेएबल बनाया है और उसको ड्यू डेट पे पैसा देना है। अगर पैसा दे रहा है तो ऑनर हो जाएगा, पैसा नहीं दे रहा है तो डिसऑनर हो जाएगा, राइट। तो ड्रॉई की बुक में तो वही रहेगा बिल्स पेएबल टू कैश, जो हमारे फर्स्ट बेसिक जर्नल एंट्री थी। और ड्रॉवर के बुक में ऑनर होने के टाइम नो एंट्री आएगी, बिकॉज हमारे फेज़ 3 में मिस्टर ए नहीं था। चलो अब देखते हैं, डिसऑनर हो गया बिल ड्यू डेट पे तो क्या ट्रांजैक्शंस आएंगे। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ऑनर हो डिसऑनर हो कोई कुछ भी फ़र्क पड़ेगा ड्रॉई की बुक में? नहीं। मिस्टर बी के बुक में जो ओरिजिनल बेसिक एंट्रीज है वही रहेगी, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर ए ने बिल अपने पास रखा है या किसी और को दे दिया। तो लास्ट एंट्री देख लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड में लास्ट कॉलम बिल्स पेएबल टू ड्रॉअर, डिसऑनर हो गया तो राइट, लास्ट बेसिक एंट्री की तरह ही था वो भी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। अब जो डिफरेंस है वो है अपने बुक में मिस्टर ए के बुक में। मिस्टर ए के बुक में लास्ट टाइम बेसिक एंट्री में जब डिसऑनर हुआ था ना, तो ड्रॉई का अकाउंट तो डेबिट होता था, बट नीचे बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट होता था। बट इस केस में बिल्स रिसीवेबल तो है ही नहीं हमारे पास, बिल रिसीवेबल तो हमने बैंक को ही दे दिया था 15 तारीख को या 1 तारीख को। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास कैश था, हमें 900 रुपीज़ मिला था।
तो इस बार हम ड्रॉई का अकाउंट तो डेबिट करेंगे बट नीचे क्रेडिट करेंगे टू बैंक, मतलब टू कैश, मतलब हमारा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा इज गोइंग आउट, क्योंकि बैंक को रीपे करना पड़ेगा। देखो बैंक तो छोड़ने वाला है नहीं, बैंक बोलेगा अगर बी ने पैसा नहीं दिया है तो ए से वापस लूँगा, तुमने मुझे गलत गलत बिल रिसीवेबल दिया, तुम्हारा डेटर तो पैसा ही नहीं दे रहा है तो तुम पैसा दो। बैंक तो पैसा नहीं छोड़ेगा, पे हमको करना पड़ेगा, और हम किससे पैसा लेंगे? ड्रॉई से। तो ड्रॉई को फिर से डेटर बना देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट मतलब क्रेडिट करते हैं कैश इज गोइंग आउट के लिए। समझा डिसऑनर की एंट्री? अब अगर तुम्हें याद हो तो डिसऑनर के साथ साथ मिस्टर ए नोटिंग भी लगा सकता है, तो बस वही नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो एंट्री तो सेम रहेगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इंक्लूसिव होगा, अमाउंट ऐड करके लिखेंगे, और ड्रॉई की बुक में वही बेसिक एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अंडरस्टूड? चलो अभी हम मूव ऑन करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर इलस्ट्रेशन विच इज़ इन पेज नंबर 270 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। मैंने आपके क्वेश्चन को पॉइंट्स में डाल दिया है, आप पॉइंट्स की जगह वो स्लैश कर दोगे क्वेश्चन के बाजू में कि एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, और हर एक स्लैश का मीनिंग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है अजिंक्य ओव्स 45,000 टू अश्विन। अच्छा, ओव्स मतलब उधारी, तो अजिंक्य को पैसे देने हैं अश्विन को, उधारी है उसका, ठीक है। तो इस केस में अश्विन हो गया अपना क्रेडिटर और अजिंक्य हो गया डेटर, ठीक है। On 12 July 2019, Ashwin received a cross check of ₹15,000 from अजिंक्य। अच्छा, ये केस में जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है ना क्रेडिट सेल्स की, वो नहीं आएगी, बिकॉज अभी तक हमने तो देखा नहीं कि सेल्स हुआ है, तो आप सेल्स की एंट्री नहीं लिख सकते इसमें। ये सीधा उधारी का पैसा है, मतलब अश्विन ने पैसा दिया था अजिंक्य को और अजिंक्य को रीपे करना है बाद में जाके, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। फिर 12 जुलाई को 2019 को उसको क्रॉस चेक मिलता है 15,000 को, किसको मिलता है? अश्विन को मिलता है, अजिंक्य दे रहा है, ठीक है। एंड फॉर द बैलेंस 30,000 अजिंक्य एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स, मतलब ड्रॉ किसने किया होगा? अश्विन ने, क्योंकि वो क्रेडिटर था, और अजिंक्य ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ड्रॉई हो गया, ड्रॉवर हो गया अपना अश्विन, और ड्रॉ ही हो गया अजिंक्य। अमाउंट ऑफ द बिल हो गया 30,000, डेट ऑफ द बिल हो गया 12 जुलाई 2019, और पीरियड ऑफ द बिल, टेन्योर ऑफ द बिल हो गया 3 मंथ्स। परफेक्ट। अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड। अच्छा, अभी अश्विन ने क्या किया? ड्रॉवर ने, अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द सेम डे, सेम डे है वो, तो सेम डे पे 15% पर एनम, मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड अपना कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 3 मंथ्स। परफेक्ट। अब बिल डिस्काउंट का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य फॉर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, सेकेंड केस है बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और थर्ड केस है बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹300 पेड। डिस्काउंट और नोट, गाइस दो टर्म्स है, डिस्काउंट ऑफ द बिल और नोटिंग चार्जेस, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। डिस्काउंट ऑफ द बिल जो आज हमने पढ़ा उसका मतलब होता है जब मिस्टर ए, अपने केस में मिस्टर ए था, जो अपना क्रेडिटर है, ड्रॉवर को अर्जेंटली ड्यू डेट के पहले पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बैंक के पास जाता है और बोलता है आप मेरा बिल रिसीवेबल रख लीजिए और आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो जो पैसे मिलते हैं उसमें से वो डिस्काउंट काट के मिलते हैं। जो अपने केस में अगर आपको याद हो तो 1000 रुपीज़ का बिल ऑफ एक्सचेंज था, 900 वापस मिले थे, तो 100 रुपीज़ हो गया था डिस्काउंट, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। और नोटिंग चार्जेस जो लास्ट लेक्चर में देखा था, नोटिंग चार्जेस मतलब ड्यू डेट के दिन जब मिस्टर बी, अपने केस में मिस्टर बी ड्रॉई पैसे नहीं दे पाता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, और जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो मिस्टर ए जो ड्रॉवर है वो नोटरी पब्लिक के पास जाके एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। वो डॉक्यूमेंट का कॉस्ट को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, चलो अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन द बुक्स ऑफ अश्विन, दैट इज ड्रॉवर।
फर्स्ट एंट्री 12 जुलाई को, मैंने बोला था फर्स्ट एंट्री जो क्रेडिट सेल्स की है वो इधर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, तो सीधा बिल आएगी बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने की। तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने के टाइम पे हमारे क्वेश्चन में था कि 30,000 का बिल रिसीवेबल, जो पॉइंट 3 में आपको दिख रहा है, सब 30,000 का बिल रिसीवेबल है, और पॉइंट 2 में दिख रहा है 15,000 का चेक मिला है, और डेट है 12 जुलाई 2019। ठीक है, तो 12 जुलाई 2019 को सबसे पहले तो चेक मिला अश्विन को, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा इज कमिंग इन बैंक अमाउंट 15,000। फिर बिल रिसीवेबल मिला, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000, और किसने दिया, अजिंक्य ने दिया, तो टू अजिंक्य, या फिर अपना ड्रॉई का नाम टू ड्रॉई 45,000, और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव एंड फॉर द बैलेंस बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। परफेक्ट। चलो 12 जुलाई को फिर से एक और ऑन द सेम डेट लिखा था ना, 4th पॉइंट में, अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द सेम डे। चलो, तो पैसा मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है टू बिल रिसीवेबल। ये एंट्री तो हमने आज ही देख ली थी कि पैसा अश्विन को पैसा मिलेगा, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और बिल रिसीवेबल बैंक को चला जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अभी डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, अपना फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ द बिल जो हमारा था 30,000 इनटू वो रेट ऑफ द डिस्काउंट, रेट है 15% इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 12, तो 3 months अपॉन 12, तो उसका आंसर आता है 1125 रुपीज़। तो वो डिस्काउंट में लिख देंगे, और बैंक में उतना डेबिट हो जाएगा, 30,000 माइनस 1125 विल गिव मी 28,875। परफेक्ट, समझ गया। फर्स्ट 2 सिनेरियोस हो गए, 12 जुलाई तक सब खत्म हो गया। अब थर्ड फेज़ में आएंगे हम लोग। थर्ड फेज़ में क्या होगा, थर्ड फेज़ का फर्स्ट सिनेरियो में बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। याद है फेज़ 3 में मिस्टर ए का कुछ काम नहीं था, अगर ऑनर हो जाता है तो, क्योंकि उसको ऑलरेडी पैसा मिल गया है, उसका बिल रिसीवेबल जा चुका है, जो भी करेंगे बैंक करेगा या मिस्टर बी करेगा। तो इस केस में भी अगर ऑनर हो जाता है तो ड्यू डेट पे, ड्यू डेट क्या होगी तुम्हारी, 12 जुलाई प्लस 3 months कितना होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 अक्टूबर प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, जो कल पढ़ा था ना वो सब इधर काम आएगा, 3 days ऑफ ग्रेस, तो 15 अक्टूबर। तो देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री अक्टूबर 15 को नो एंट्री, परफेक्ट। फिर अक्टूबर 15 को बी केस देखते हैं, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अच्छा, बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो अपने बुक्स में आएगा, अपने बुक्स में क्या एंट्री आएगी, अजिंक्य अकाउंट डेबिट, वो ड्रॉई का नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्यों, पैसा वापस से देना पड़ेगा, कितना पैसा, पूरा का पूरा 30,000 बैंक को देना पड़ेगा। तो अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 30,000, बीइंग अजिंक्य एक्सेप्टेड डिसकंटिन्यूड विद बैंक डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड। ठीक है, अजिंक्य अकाउंट 30,000 टू बैंक 30,000। अच्छा, अभी इसी जगह नोटिंग चार्जेस भी है 300 रुपीज़ का, तो सेम एंट्री आएगी प्लस नोटिंग चार्जेस। तो अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,300 टू बैंक अकाउंट 30,300, being Ajinkya acceptance discounted with bank dishonored and noting charges paid by the bank। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री नहीं आएगी कहीं भी क्रेडिट सेल्स की, बिकॉज क्रेडिट सेल्स हुआ नहीं है। सेकेंड बिल ड्रॉन की एंट्री आएगी। थर्ड एंट्री होगी डिस्काउंट की, जो बैंक के पास किया है। फोर्थ एंट्री जो ऑनर हुआ है तो अश्विन के बुक्स में नहीं आएगी, मतलब ड्रॉवर के बुक में नहीं आएगी। अगर डिसऑनर हो गया है तो अश्विन के बुक्स में आएगी। चलो अभी देखते हैं अजिंक्य जो ड्रॉई है उसके बुक्स में। सबसे पहले फेज़ 1 में था, क्रेडिट परचेज की तो एंट्री नहीं आएगी। सेकंड होता है बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री कर देते हैं। अश्विन अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिटर का नाम है, अश्विन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। टू बैंक क्योंकि पैसा इज गोइंग आउट, मनी इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट 15,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू बिल्स पेबल 30,000। और ये सब किसको मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो अश्विन को मिल रहा है 45,000। परफेक्ट। अभी
फिर आपके है ना टेक्स्ट बुक में सेकेंड एंट्री थोड़ा रॉन्ग है। सेकेंड एंट्री क्या है, अपना फर्स्ट सिनारियो ए सिनारियो जिसमें ऑनर हो जाता है बिल, तो बिल ऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, पैसा तो बाहर जा रहा है तो कैश एंड बैंक तो 30,000 से हो जाएगा और उसका डेट भी 15 अक्टूबर आएगा क्योंकि ड्यू डेट अपना 15 अक्टूबर था। तो और ड्यू डेट याद है कैसे कैलकुलेट किया था, वापस से कर लेता है इस केस में। 12 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ था अपना बिल, 12 जुलाई से लेके 3 मंथ्स का बिल था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 12 अक्टूबर तक तो हो गया, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 12, 13, 14, 15 अक्टूबर को अपना ड्यू डेट का एंट्री आएगा। तो फर्स्ट केस में जब ऑनर हो जाता है बिल तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक, सेकेंड केस में जब डिसऑनर हो जाता है बिल तो बिल्स पेबल टू अश्विन, वापस से ड्रॉवर का नाम आ जाएगा। और थर्ड केस में जब ऑनर भी हो जाता है ऊपर से नोटिंग चार्जेस भी पे करने हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट 30,000, नोटिंग चार्जेस 300 टू अश्विन अकाउंट 30,300। अश्विन के अजिंक्य के बुक में, ड्रॉ ई के बुक में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो बेसिक जर्नल एंट्री फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था सेम टू सेम वैसे आने वाला है। जो भी चेंजेस है वो ड्रॉवर के बुक में होंगे, ड्रॉ ई के बुक में कोई चेंजेस नहीं है। परफेक्ट। अब एक नया टर्म है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, उसको समझते हैं। अपना फेस 1 तो सेम रहेगा, ए और बी दो पार्टीज है, मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल्स किया है मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में ए हो गया अपना ड्रॉवर और बी हो गया अपना ड्रॉई। अब क्या हुआ, एक पार्टी आ गया, एक सी करके पार्टी आ गया। मिस्टर ए को सी को पैसा देना था, ही वॉज सपोज टू पे मिस्टर सी मनी। तो वो क्या सोचता है, मुझे मिस्टर बी से पैसा लेना है, मिस्टर सी को पैसा देना है, इससे अच्छा मैं सी को बोलूँ कि आप सीधा सीधा बी से पैसा ले लीजिए। ईजी ना। अपन नहीं करते क्या गाइस, कैंटीन में जाते हैं दोस्त के साथ और वो कैंटीन का अपना पैसा देता है तो वो बोलता है अपन को कि तुम्हारे लंच का 100 रुपीज़ हुआ वो मुझे पे कर दो, तो अपन बोलते नहीं है शर्मा से ले ले, शर्मा से मुझे पैसे लेने हैं। सेम वैसे ही हुआ, ए को बी से पैसा लेना है, ए को सी को पैसा देना है, तो वो सी को सीधा बोल देता है जा बी से पैसा ले ले, उसके पास मेरा उधारी पड़ा है। सेम। तो फेज़ 3 में हमने वो बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट सी को दे दिया। अब जब फेज़ 3 आएगा मेरा, फेज़ 3 में ड्यू डेट के दिन जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वही जाएगा बी के पास, ये तो हम समझ चुके हैं। तो सी जाता है बी के पास और पेमेंट ले लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे के फुल पेमेंट ले लेता है। समझा? सो इस केस में ए हो गया एंडोर्सर क्योंकि उसने एंडोर्स किया है बिल। वो ड्रॉवर भी बोल सकते हो, क्रेडिटर भी बोल सकते हो, एंडोर्सर भी बोल सकते हो। बी हो गया ड्रॉई या डेटर क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया है और वो डेटर है बिल बुक्स ऑफ ए के। और सी हो गया एंडोर्सी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो अब इसकी देखते हैं जर्नल एंट्रीज। सो हमारी फर्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज ओरिजिनल वाली वो तो सेम रहेगी, क्रेडिट सेल्स वाली और बिल ड्रॉ करने वाली। अभी थर्ड एंट्री क्या आएगी, इस जब भी एंडोर्समेंट ऑफ द बिल होगा वो देखते हैं। ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल ऑफ एक्सचेंज टू एंडोर्स सी। अच्छा, ए और सी के बीच में सारी चीज़ें फेज़ 2 की बात हो रही है था, ए और सी के बीच में ट्रांजैक्शन चालू है, तो क्या बी के बुक्स में कुछ आना चाहिए? नहीं, तो नो एंट्री आ गई। परफेक्ट। चलो ए के बुक में क्या आएगा, उसके साइड से तो बिल रिसीवेबल बाहर जा रहा है तो क्रेडिट कर देगा, वो बिल रिसीवेबल एसेट है इसलिए, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अच्छा, हु इज़ द रिसीवर? एंडोर्सी इज़ द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ऑफ ए नरेशन बीइंग ड्रॉइज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू आ क्रेडिटर। अपना तो क्रेडिटर ही हुआ ना, उसको पैसा देना है तो बीइंग ड्रॉइज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू क्रेडिटर। चलो बुक्स ऑफ ड्रॉई में तो हमने देख लिया, नो एंट्री, बी के बुक में कुछ नहीं आएगा, ए और सी का ट्रांजैक्शन चालू है। और बुक ऑफ एंडोर्सी, अब सी के बुक में क्या आएगा, सी को तो बिल रिसीवेबल मिल रहा है, तो जब एसेट मिलता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट। एंडोर्सर अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो टू एंडोर्सर अकाउंट बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम आ डेटर। सी के बुक में तो डेटर ही है ना, तो सी लिखेगा अपने डेटर से मुझे बिल रिसीवेबल मिला।
चलो अब देखते हैं फेज 3 के एंट्रीज। जब भी बिल रिसीवेबल या फिर ऑनर हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा। चलो अब जब ऑनर हो गया बिल रिसीवेबल तो फेज 3 में क्या मिस्टर ए था? मिस्टर ए तो कहीं नहीं था, बी और सी था। सी जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बी के पास और बी दे देगा उसको पैसा। तो क्या मिस्टर ए के बुक्स में कुछ आना चाहिए? नहीं, मिस्टर ए के बुक्स में कुछ नहीं आएगा, तो हमारी हो गई नो एंट्री। चलो अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के बुक्स में मैंने पहले ही बोला था ड्रॉई के बुक्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ड्रॉई की बुक में तो जैसे वो ऑनर करता था बिल वैसी ही एंट्री आएगी। उसको तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करना है और कैश बैंक क्योंकि बाहर जा रहा है इसलिए वो कैश को क्रेडिट कर देगा और लिख देगा बीइंग आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। बी के बुक में ओरिजिनल एंट्री कभी डिफरेंट नहीं होगी, उसके हर एक ट्रांजैक्शन सेम होगा जो ओरिजिनल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अभी इन द बुक्स ऑफ एंडोर्स सी, एंड सी के बुक्स में क्या आएगा? अब सी को तो पैसा मिल रहा है ड्यू डेट पे, तो वो बोलेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीवेबल अब ऑनर हो गया तो उसको निकाल देते हैं बुक्स में से, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ऑनर्ड। चलो अब देखते हैं कि फेज 3 में जब मेरा बिल डिसऑनर हो जाता है तो कैसी एंट्रीज आएगी। सबसे पहले मेरे बुक्स ए के बुक्स में, मिस्टर ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवर बोलता है मैं तो वापस से नल पॉइंट में आ गया, ना बी ने पैसा दिया ना सी को पैसा मिला, तो वापस से बी को डेटर बना देते हैं, तो ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट कर देते हैं और सी को क्रेडिटर बना देते हैं, तो सी का अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, एंडोसी का क्रेडिट कर देते हैं और फिर नरेशन में लिख देते हैं बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, अब बुक्स ऑफ ड्रॉई में तो सेम रहेगा ओरिजिनल एंट्री के हिसाब से, उसका तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्रॉवर का अकाउंट मेरा ए का नाम वापस से आ जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग आर एक्सेप्टेंस, मतलब बी का एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। अच्छा अब सी के बुक्स में क्या हुआ? सी को पैसा नहीं मिला तो वो बोलेगा मुझे वापस से ए से पैसा लेना पड़ेगा, तो उसको डेबिट करो, है ना। वो उसके बुक्स में तो मैं तो डेटर ही हूँ ना, ए तो डेटर ही है, तो वो डेटर्स का अकाउंट वापस से डेबिट कर देगा, तो एस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना मतलब बिल रिसीवेबल को निकाल देना। एसेट है ना बिल रिसीवेबल, जब भी एसेट को डेबिट करते हैं तो एसेट बढ़ जाता है और एसेट को क्रेडिट करते हैं मतलब आप एसेट को निकाल रहे हैं, तो वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देता है क्योंकि डिसऑनर हो गया है और ए से वापस से पैसा लेना है, डेटर को बढ़ाना है, इसलिए एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा गाइस डिसऑनर होने के टाइम नोटिंग चार्जेस भी आ जाते हैं कभी कभी, तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री कैसे हो जाएगी? सेम, मेरे बुक्स में तो ड्रॉई को अकाउंट में डेबिट करूँगी जो है मिस्टर बी, बी को मैं डेबिट करूँगी, डेटर को बढ़ा दूँगी और क्रेडिटर्स को भी बढ़ा दूँगी, तो टू एंडोर्सी क्रेडिटर्स दैट इज मिस्टर सी अकाउंट बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द एंडोर्सी। अच्छा ये जो अमाउंट कॉलम अब आएगा ना वो टोटल आएगा, मतलब मेरे बिल का 1000 रुपया प्लस नोटिंग चार्जेस समझो 20 रुपीज़ था, तो नोटिंग चार्जेस 20, तो 1020 का मेरा अमाउंट आ जाएगा। देखो ब्रैकेट में लिखा है अमाउंट ऑफ द बिल एंड नोटिंग चार्जेस दोनों आएंगे इसमें। अच्छा अब बुक्स ऑफ ड्रॉई, मिस्टर बी के बुक्स में तो ओरिजिनल एंट्री वाला ही रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, जो अपन ने सेकेंड लेक्चर में देखा था ओरिजिनल एंट्रीज सेम टू सेम वैसे आएगी। बी के बुक्स में कुछ डिफरेंट नहीं होगा। चलो अब देखते हैं एंडोर्सी के बुक्स में क्या आएगी। एंडोर्सी की बुक में सबसे पहले मेरा नाम अकाउंट डेबिट तो होगा ए का, तो एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट अमाउंट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि उसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े ना, उसके पास बिल रिसीवेबल पड़ा था, अगर याद हो तो आपको मैंने मेरा बिल रिसीवेबल का जो डॉक्यूमेंट है वो सी को दे दिया था फेज़ 2 में, अब उसके पास पड़ा है तो वो नोटिंग कराने जा रहा है, नोटिंग के 20 रुपीज़ तो पैसे तो गए ना, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो टू कैश 20 रुपीज़ तो लिखना ही है। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट को भी 1000 रुपये से क्रेडिट करना है क्योंकि एसेट भी गया, बिल रिसीवेबल तो डिसऑनर हो गया, तो 1000 रुपया, और वो पैसा वो किससे लेगा? वो ए से लेगा, तो डेटर को बढ़ा दो, एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट ए का मतलब एस अकाउंट डेबिट 1020। परफेक्ट। अब ये सारे जर्नल एंट्रीज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर इलस्ट्रेशन विच इज़ ऑन योर पेज नंबर 272। मैंने वापस से पॉइंट्स में डाल दिया है जो आप लोग डैश करोगे और नोट डाउन करोगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू वंदना, तो पल्लवी बन गई अपनी ड्रॉवर
वंदना बन गई ड्रॉई। अमाउंट ऑफ द बिल कितना है, एक्चुअली आगे पढ़ो, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो अपन ट्रेड डिस्काउंट तो नोट नहीं करते, उसको माइनस करके जितना अमाउंट आता है उतना ही लिखते हैं सेल्स, राइट। कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं। तो 25,000 माइनस 10% विल गिव मी 22,500, ठीक है। चलो, उसने ये सब कब किया है, ऑन 16 फरवरी 2019। 16 फरवरी को उसने सेल्स किया है, तो मेरा फर्स्ट एंट्री तो सेल्स का आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स का। अमाउंट आएगा 22,500 ऑन द डेट ऑफ 16 Feb 2019। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हर फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months। चलो, बिल ड्रॉ हो गया है 16 Feb को, तो मिस पल्लवी बन गई अपनी ड्रॉवर, वंदना बन गई मिस ड्रॉई, और बिल हो गया 22,500 का। बिल का स्टार्टिंग डेट है 16 Feb, टेन्योर हो गया 3 months का, और अपना ड्यू डेट हो गया, कैलकुलेट करते हैं 3 months से, फेब है ना, तो मार्च, अप्रैल, मई और 16 है तो 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करो, 16 मतलब 17, 18, 19, तो 19 मई 2019। सब क्लियर है। चलो नेक्स्ट लाइन। अब पल्लवी के पास, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ था, जो अपना ड्रॉवर है, उसने एंडोर्स कर दिया पूर्वा को। चलो, पूर्वा को दे दिया तो वो बन गई अपनी एंडोर्सी, पूर्वा बन गई एंडोर्सी, 18 Feb को दिया है, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना, पूर्वा, तीनों के बुक्स में देना है, ड्रॉवर के, ड्रॉवी के और एंडोर्सी के। फर्स्ट सिनेरियो वही, ऑनर हुआ तो, सेकंड सिनेरियो में डिसऑनर हो गया, और थर्ड सिनेरियो में डिसऑनर होके नोटिंग चार्जेस पे कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्लवी के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ पल्लवी। सबसे पहले 16 Feb को आएगी फेज 1 की एंट्री। 2 एंट्रीज है, एक तो क्रेडिट सेल्स की और एक बिल रिसीवेबल ड्रॉ की। क्रेडिट सेल्स की एंट्री तो सबको पता है, डेटर अकाउंट जो वंदना है, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 22,500, वो 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट, ठीक है। और सेकेंड एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट की, तो ड्रॉ करते हैं तब, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदनास अकाउंट 22,500, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे दोनों में, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ये हो गया हमारा फेज 1। फेज 2 में क्या होता था, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया था। तो अपने केस में पल्लवी ने पूर्वा को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, अभी डेबिट द रिसीवर, पूर्वा इज द रिसीवर ना, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलने वाला है, तो पूर्वास अकाउंट डेबिट 22,500 टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एक एसेट है, उसको कम करना है, एसेट को तो क्रेडिट करते हैं, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 बीइंग वंदनास एक्सेप्टेंस एंडोर्स। एक्सेप्टेंस तो वंदना का, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है वो तो वंदना का है ना, तो बीइंग वंदनास एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड, ठीक है। अब आते हैं हम फेज 3 में। फेज 3 में क्या हुआ था, ड्यू डेट के दिन या फिर ऑनर हो जाएगा बिल या फिर डिसऑनर हो जाएगा बिल। अच्छा गाइस, अगर ऑनर हो गया बिल तो क्या मेरा कोई रोल होगा, मतलब पल्लवी का कोई रोल होगा? पल्लवी तो कहीं भी पिक्चर में नहीं आएगी। जैसे मिस्टर ए को एंडोर्स कर दिया था मिस्टर सी को, तो मिस्टर सी मिस्टर बी से पैसा लेने जाएगा और मिस्टर बी मिस्टर सी को पैसा देगा, मिस्टर ए तो कुछ नहीं करने वाला। तो सेम पल्लवी के बुक्स में नो एंट्री आएगी, क्योंकि पूर्वा वंदना से पैसा लेने जाएगी और वंदना पूर्वा को पैसा देगी, तो हमारे बुक्स में नो एंट्री। अभी डिसऑनर हो गया बिल तो हमारे बुक्स में आएगा। डिसऑनर होने के वजह से हम लोग सब स्क्वायर 1 पे आ गए। मुझे वापस से वंदना से पैसा लेना है और मुझे पूर्वा को पैसा देना है, तो वंदना से जब मुझे पैसा लेना है तो मैं वंदना अकाउंट डेबिट कर दूंगी, क्योंकि वो एक डेटर है तो उसको डेबिट कर देते हैं, और पूर्वा क्रेडिटर है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो 22,500 से दोनों को डेबिट और क्रेडिट रिस्पेक्टिवली हम कर देंगे और लिखेंगे बीइंग वंदनास एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड डिसऑनर, क्योंकि उसका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, तो वंदना से अभी भी पैसा लेना बाकी है तो उसको डेबिट कर दो, और पूर्वा को पैसा देना बाकी है तो उसको क्रेडिट कर दो। अभी थर्ड केस में, सी केस में डिसऑनर तो हुआ था, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा। हमारा केस 3 होता है नोटिंग चार्जेस वाला, तो नोटिंग चार्जेस एंट्री तो सेम रहती है, वंदना तो पूर्वा अकाउंट,
बट जो अमाउंट होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट होता है प्लस हमारा नोटिंग चार्जेस। तो 22,500 प्लस 175 विल गिव मी 22,675। और नरेशन में हम लिख देते हैं बीइंग वंदना एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा। पूर्वा पे करेगी ना, क्योंकि उसके बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास होता है वो ही नोटिंग कराता है। इस केस में हमने एंडोर्स करके पूर्वा को दे दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो नोटिंग होगा वो पूर्वा कराएगी और उसका चार्जेस वो पे करेगी। बाद में जाके पूर्वा मुझसे पैसे ले लेंगी और मैं वंदना से पैसा लूँगी। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ वंदना। चलो, इन द बुक्स ऑफ वंदना है ना, वो अपनी ड्रॉई है। और जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ड्रॉई के बुक्स में कोई चेंजेस नहीं है। जो ओरिजिनल 5 एंट्रीज पड़ी थी ना, वही सेम आने वाली है, क्योंकि ड्रॉई को फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर ए या फिर वंदना या पूर्वा, मतलब पल्लवी या फिर मिस्टर ए, कहीं भी जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ किसी को एंडोर्स कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, खुद के पास रख रहे हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो ड्यू डेट पे या फिर ऑनर कर देगा या फिर डिसऑनर कर देगा। तो चलो, वंदना की बुक्स में फटाफट अपन ओरिजिनल एंट्रीज फिर से देख लेते हैं। फेज़ 1 वाली एंट्री क्रेडिट परचेज की एंट्री आएगी और बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करने की आएगी। तो क्रेडिट परचेज की तो वही परचेसेस टू पल्लवी, पल्लवी मतलब ड्रॉवर, परचेसेस टू ड्रॉवर्स अकाउंट 22,500, जिससे उसने क्रेडिट परचेज किया उसी का नाम आएगा ना। सेकेंड एंट्री होगी बिल एक्सेप्टेंस की। तो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है? पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 22,500। फेज़ 2 क्या था? एंडोर्समेंट का फेज़ था। उसमें क्या मिस्टर बी या फिर इस केस में वंदना कहीं भी रोल प्ले करता है? नहीं। तो फेज़ 2 की एंट्रीज वंदना के बुक में नहीं आएगी। फेज़ 3 अपना क्या था? ड्यू डेट पे बिल या फिर ऑनर हो जाएगा या फिर डिसऑनर हो जाएगा। अगर ऑनर हो जाता है तो वंदना के बुक्स में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 22,500। अच्छा, ये 19 में अपना ड्यू डेट हो जाएगा। ड्यू डेट के दिन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 22,500 टू कैश बैंक अकाउंट 22,500। सेकेंड केस अपना क्वेश्चन में क्या था? बिल्स वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो बिल डिसऑनर्ड की एंट्री लिख लेते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट टू पल्लवीस अकाउंट, क्योंकि अब कैश तो बाहर जा नहीं रहा है तो पल्लवी को पैसा देना बाकी है। तो पल्लवीस अकाउंट 22, क्रेडिटर को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो 22,500 से। बीइंग अ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अच्छा, थर्ड एंट्री में भी डिसऑनर हुआ था बट 175 का नोटिंग चार्जेस भी पे करना बाकी है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट 22,500, नोटिंग चार्जेस अकाउंट 175, और ये किसको देना है? पल्लवी को देना है। तो टू पल्लवीस अकाउंट 22,675। नरेशन वही लिख देंगे कि हमारा एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूर्वा के बुक्स में क्या आएगा, क्योंकि 3 पार्टीज है ना इस केस में, पल्लवी भी है, वंदना भी है और पूर्वा भी है। तो पूर्वा के बुक्स में क्या आएगा वो देखते हैं। चलो, मुझे ये बताओ, क्या फेज़ 1 में पूर्वा थी? नहीं, फेज़ 1 में सिर्फ ए और बी थे, सी तो खरीदा ही नहीं। मतलब एंडोसी के बुक्स में फेज़ 1 में कोई एंट्री नहीं आएगी, सीधा फेज़ 2 से चालू होगा। फेज़ 2 कब चालू हुआ था? 18 फेब से। वापस से क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, आपके थर्ड लाइन में लिखा है पल्लवी एंडोर्स्ड द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा ऑन 18 फेब। मतलब पिक्चर में पूर्वा आई थी 18 फेब को ही, तो 18 फेब को उसका फर्स्ट जर्नल एंट्री आना चाहिए। फेब 18 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवीस अकाउंट। पूर्वा को बिल रिसीवेबल मिल रहा है, जब भी कोई एसेट अंदर आता है तो उसको डेबिट करते हैं। एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 टू पल्लवीस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, टू पल्लवीस अकाउंट 22,500 बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। ठीक है, अब सीधा का सीधा फेज़ 3 में आएंगे। फेज़ 1 में कुछ एंट्री नहीं था, फेज़ 2 कंप्लीट हो गया, फेज़ 3 में ड्यू डेट वाला एंट्रीज, या फिर बिल ऑनर होगा या डिसऑनर हो जाएगा। ऑनर हो गया तो पूर्वा को पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 22,500 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वैसे ही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल रिसीवेबल चला गया, खत्म हो गया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500। अभी ऑनर हो गया तब तो कैश आ जाएगा, जब डिसऑनर हो जाएगा तो पूर्वा तो हमारे पास ही आएगी। पूर्वा बोलेगी आपने ये जो मुझे डॉक्यूमेंट दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज का, पूर्वा बोलेगी पल्लवी को आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो तो डिसऑनर हो गया, तो ये लो वापस ले लो। तो वो बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट होगा, बट अब पल्लवी का नाम आ जाएगा जो है ड्रॉवर।
ड्रॉवर, ठीक है। पल्लवीज अकाउंट डेबिट 22,500 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 बीइंग बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। और अगर डिसऑनर के साथ साथ अगर उसने नोटिंग करा दी, पल्लवी ने नोटिंग चार्जेस कराया, ठीक है, क्योंकि उसके पास बिल ऑफ रिसीवेबल था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास था, उसने नोटिंग चार्जेस करा दिया, तो पल्लवीज अकाउंट डेबिट 22,675 टोटल, हाँ, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 एंड टू कैश अकाउंट 175 नोटिंग चार्जेस, और वो नोटिंग चार्जेस पल्लवी से वो बाद में कलेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा ये नरेशन, बीइंग बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अच्छा गाइस, जब भी आप आंसर सॉल्व करते हो ना, तो आपको फेजेस वाइज ही जाना है। फेज़ 1 में किसके कौन कौन सी पार्टीज थी, आपको वो जो फर्स्ट टेबल में हमारा चार्ट है ना, वो हमेशा याद रखना है। आप लोग को याद रखना है फेज़ 1 में कौन सी पार्टीज थी, फेज़ 1 में कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऐसे ही करके फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 देखेंगे। जैसे फेज़ 1 में सिर्फ 2 पार्टीज था, ड्रॉवर और ड्रॉई, मतलब ए और बी, और 2 ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्रेडिट सेल्स हो रहा है या फिर बिल रिसीवेबल एक्सचेंज हो रहा है, तो ए और बी के इसमें 2 एंट्रीज आनी चाहिए। फेज़ 2 में अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग चीज़ें होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिस्काउंट हो रहा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, अभी एंडोर्समेंट हो रहा है। जब डिस्काउंट हो रहा था तो बैंक था पिक्चर में, अभी एंडोर्स हो रहा है तो सी है, मिस्टर सी है पिक्चर में, तो उसकी एक एंट्री आ जाएगी। और फेज़ 3 हमेशा हमारा ड्यू डेट का बिल है, ड्यू डेट में या फिर ऑनर हो जाएगा बिल या फिर डिसऑनर हो जाएगा, तो आपको हमेशा याद रखना है फेज़ 3 में कौन सी पार्टीज़ बची है। फर्स्ट केस में डिस्काउंट वाले में फेज़ 3 में बैंक बचा था, और एंडोर्समेंट के टाइम पे फेज़ 3 में सी बचा है, तो उन दोनों के बुक्स में बुक्स ऑनर के टाइम पे सिर्फ उन लोग के बुक्स में आएगा। डिसऑनर के टाइम पे हर एक बंदे के बुक में ट्रांजैक्शन आएंगे, मिस्टर ए के भी, मिस्टर बी के भी, मिस्टर सी के भी। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी ऑन simplejain3094@gmail.com. And please check the description below. You can download my notes from there, and you can contact the link of the previous and the future lectures. Thank you.